कि आप सब जानते हैं कि कल 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल अनाउंस किया है और उसी टीसी के साथ पूरे देश भर में और उसी के साथ साथ हमारे जनपद संभल के पूरे क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। संभल जनपद में 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पार्शली लगती हैं, एक संभल और बदायूं की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गुन्नौर लगती है। ये दोनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनका चुनाव फेज 3 में होगा। उसका कार्यक्रम इस प्रकार से है कि 12 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्गत की जाएगी। उसी तारीख से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 19 अप्रैल 2024 के दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 12 से लेकर 19 तक प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक, जिसमें रविवार छोड़कर और कोई भी राष्ट्रीयकृत हॉलिडे छोड़कर नामांकन किया जा सकता है। 20 तारीख को 20 अप्रैल 2024 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी यानी जांच की जाएगी 11 बजे से, जब तक भी वो कार्य चलेगा तब तक। 22 अप्रैल 2024 को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिनांक होगा और उसी दिन नामांकन विड्रॉल का समय जब समाप्त हो जाएगा तो जो भी हमारे जो विधिवत नामांकित कैंडिडेट्स होंगे उनकी सूची फाइनल हो जाएगी और उसके बाद ईसीआई के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कैंडिडेट्स को सिंबल एलोकेशन भी कर दिया जाएगा। हमारे जनपद में 7 मई 2024 को चुनाव संपन्न कराया जाएगा और मतगणना पूरे देश भर में 4 जून 2024 को होनी है। संभल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, इसका नंबर 8 है। इसमें कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमौली और संभल, ये 5 असेंबली सेगमेंट्स पड़ते हैं, जिसमें से चंदौसी, असमौली और संभल हमारे जनपद में है और बिलारी का आंशिक भाग भी हमारे जनपद में है। 23 बदायूं का जो गुन्नौर असेंबली सेगमेंट है वो भी हमारे जनपद में है। इन 4 असेंबली सेगमेंट्स की समस्त प्रक्रियाओं को जनपद संभल से ही संपादित किया जाएगा, लेकिन गुन्नौर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि वो बदायूं का हिस्सा है, लोकसभा बदायूं का, तो उसके नामांकन की प्रक्रिया आरओ बदायूं के अनुसार ही होगी। हमारे जो संभल लोकसभा है, इसके जो 5 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, इसके लिए एआरओ 5 नामित हैं, जिसमें एसडीएम संभल, डिप्टी कलेक्टर संभल, एसडीएम चंदौसी, एसडीएम बिलारी और एसीएम फर्स्ट मुरादाबाद। और बदायूं का जो हमारा असेंबली सेगमेंट है उसमें एआरओ एसडीएम गुन्नौर रहेंगे। मैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो हम लोगों ने इलेक्टोरल सूची के संबंध में जो कार्रवाई की थी और 23 जनवरी 2024 को अंतिम प्रकाशन हमारे मतदाता सूची का हुआ है। उस मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख में हमारे जनपद में 16,11,419 वोटर्स कुल हैं, जिसमें से 8,62,139 पुरुष, 7,49,136 महिलाएं और 144 थर्ड जेंडर भी हैं। इसके साथ जो हमारा जो जेंडर रेशो है वो लगभग 870 होता है, जो हमारे जनपद के जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा जेंडर रेशो होना चाहिए उसके करीब है और पिछले चुनावों से बेहतर हुआ है। जो नए 18 से 19 आयु के वोटर्स जो इस बार पहली बार मतदान देंगे, कुल मिला के 20,447 ऐसे वोटर्स हमारे
वोटर सूची में नए रूप से पंजीकृत हुए हैं। इसमें 12,252 पुरुष हैं, 8,194 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर भी हैं। हमारे पूरे जनपद में, जिसमें कि 4 विधानसभा सेगमेंट्स और एक बिलारी का आंशिक आता है, इसमें 85 प्लस यानी 85 साल की उम्र से ज्यादा के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 8,716 अंतिम प्रकाशन की दिनांक को है। ये सभी 85 प्लस जो वोटर्स हैं ये पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल होते हैं। इनकी अगर ये अपनी ऐसी चॉइस अंकित कराते हैं तो इनको घर जाकर भी हम लोग वोट डलवाने की व्यवस्था करवाएंगे। 810 सर्विस वोटर्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से बैलेट भेजा जाएगा और इनकी वोट भी पोस्टल बैलेट माध्यम से होगी। 8,681 वोटर जो हैं ये हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं। इन दिव्यांग वोटर्स में जो 40% से अधिक दिव्यांगता सर्टिफिकेट वाले मतदाता होंगे, इन सभी मतदाताओं को भी घर जाकर वोट डलवाने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। और हमारा जो ईपी रेशो है यानी कि हमारा इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशो है, वो अंतिम प्रकाशन की दिनांक को 57.71% था, जो हमारे सेंसस के डेटा के हिसाब से काफी बेहतर है और इसमें भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी किया है। ये सारे डेटा जो हैं ये 23 जनवरी 2024 तक के हैं और उसके बाद से कंटिन्यूअस रोल अपडेशन अभी भी चल रहा है। कल यानी 16 मार्च को इसकी एमसीसी के लागू होने से और शेड्यूल के अनाउंस होने से अब डिलीशन और संशोधन पर आयोग के द्वारा जो निर्देश हैं उसके अनुसार अब उसमें डिलीशन और संशोधन नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो बहुत ही रेयर केसेस में, अगर किसी प्रकार की उसमें कोई ऐसी स्थिति आती है तो आयोग से हम लोग उसकी परमिशन लेंगे। एडिशन की प्रक्रिया जो है वो मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम दिनांक तक चलती रहेगी और अगर कोई वोटर अभी भी अपना नाम फॉर्म 6 के माध्यम से ऐड कराना चाहता है तो करा सकता है। वो प्रक्रिया अभी चल रही है और नामांकन के अंतिम तिथि को जो भी फॉर्म्स आते हैं उनकी पूरी प्रोसेसिंग करके उस सूची को भी पूरा फाइनल कर दिया जाएगा। हमारे पूरे जनपद में 1648 बूथ हैं। इन 1648 बूथों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1284 बूथ हैं और शहरी क्षेत्रों में 364 बूथ हैं और ये 896 लोकेशंस यानी मतदान केंद्रों पर लाई करते हैं। 892 था पहले, इसमें 4 कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जो आयोग को हमने भेजे थे प्रपोजल विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के वार्ता करके। कहीं पर कोई जर्जर बिल्डिंग थी या कहीं कोई अन्य समस्याएं थी तो हमारे बूथों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो अब 896 हो गई है। ये अंतिम हो चुकी है और इसकी सूची हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको रिसीव भी करवा दी है और उनकी सहमति उसमें ली गई है। इसमें ज्यादातर बूथ जो है हमारे वो 1 से लेकर 4 बूथ एक केंद्र पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 16 बूथ ऐसे हैं जिनमें 16 पोलिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे 5 बूथ हैं, 12 ऐसे हैं जहां पे 6 बूथ हैं, 5 ऐसे हैं जहां पे 7 बूथ हैं, 3 ऐसे हैं जहां पे 8 बूथ हैं और 2 ऐसे हैं जहां पे 9 बूथ हैं। इन सभी बूथों पे क्योंकि ये अधिक बूथ वाले मतदान केंद्र हैं, इन पे अतिरिक्त फोर्स लगकर इन पे सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। 2019 के चुनाव में संभल जनपद की 4 विधानसभा सेगमेंट्स में 61.59% वोटर टर्नआउट था। उसके लिए भी हम लोगों ने एक व्यापक प्लान तैयार किया है। सीडीओ साहब उसके अध्यक्ष हैं। वोटर्स की जो स्वीप की जो समिति है और उसके तहत हम लोगों की पूरी ये कोशिश भी रहेगी और आप सभी लोगों के माध्यम से अपील भी रहेगी कि वोटर जो हैं अधिक से अधिक वोट डालें और ये मतदाता प्रतिशत हमारा बढ़े ताकि हमारा जो देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो सके। अब जो आचार संहिता लागू होने के कारण उसकी जो हमने व्यवस्था की है, मैं उसके संबंध में थोड़ा अवगत करवाना चाहूंगा। ये हमारे जैसे ही आचार संहिता लागू हो गई है
तो कई प्रकार की टीम्स होती हैं जो गठन उनका पहले ही किया जा चुका था। सबसे पहले जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, उड़न दस्ता, तो ऐसी 16 टीम्स का गठन हम लोगों ने किया है और ये 16 टीम्स कल 3 बजे से ही एक्टिव हो चुकी हैं, ये भ्रमणशील हो चुकी हैं। 13 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स का हमने गठन किया है। ये नामांकन जिस दिन शुरू होंगे उस दिन से ये काम करेंगी। ये 26 टीमें हैं, 13 2 शिफ्ट में काम करेंगी, ये 24 घंटे टीमें काम करती हैं, तो 26 टीमें हम लोगों ने ये इसमें लगाई हैं। वीडियो सर्वेलांस टीम 12 लगाई है। इनका काम होगा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल रैली या कैंपेनिंग होती है तो उसको कवर करेंगे, वहां पे वीडियोग्राफी करेंगे। 4 वीडियो व्यूइंग टीम्स लगाई हैं जो वीडियो सर्वेलांस टीम्स के द्वारा जो वीडियोस बनाई जाएंगी उनको यहाँ कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम में बैठ के देखेंगी, ताकि उनमें किसी प्रकार का कोई उल्लंघन अगर है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। 4 सहायक व्यय प्रेक्षक टीमें लगाई गई हैं। इनका काम जब नामांकन होना शुरू हो जाएगा तो कैंडिडेट्स का जो व्यय है, लेखा है, उसका हिसाब रखना होगा। और ये विभिन्न प्रकार की हमारी एमसीसी की टीम्स हैं। कल हम लोगों ने, हालांकि हमारे जनपद में धारा 144 लगी रहती है, लेकिन कुछ चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 में कुछ संशोधन किया है और उसमें कुछ अतिरिक्त हमने बिंदु भी ऐड किए हैं। जैसे कि 100% आचार संहिता का अनुपालन हर किसी को करना है, तो अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आरपी एक्ट या आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ साथ धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या प्रत्याशी अगर निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनसभा या कोई सामूहिक कार्यक्रम करता है तो उसको उसकी परमिशन लेनी होगी। उसकी बिना परमिशन लिए अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उसकी वो उल्लंघन होगा। और किसी भी प्रकार की जो बिना परमिशन के वाहनों का इस्तेमाल है कैंपेनिंग के पर्पज से, वो भी निषिद्ध होगा। 100% अब कैंपेनिंग में जो भी वाहन इस्तेमाल होने हैं उसका सक्षम स्तर पर आरओ या एआरओ स्तर पर उनको परमिशन लेना होगा, उनको बताना होगा कि ये वाहन हमारे कैंपेनिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। कैंपेनिंग के दौरान वाहनों का जुलूस या बड़ा कोई कारकेड निकालना, उस पर भी एमसीसी के कुछ गाइडलाइंस हैं। 10 से अधिक वाहनों का जुलूस एक साथ नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति 10 से अधिक वाहनों का जुलूस निकालता है तो उसमें उसको 10-10 के समूह बना के तोड़कर अपना जुलूस निकालना होगा और 2 समूहों के बीच में 100 मीटर से अधिक का डिस्टेंस होना चाहिए। और ये वाहन, इसमें हर प्रकार के वाहन शामिल हैं, 2 पहिया, 4 पहिया, 3 पहिया, रिक्शा, हर प्रकार के वाहन इसमें शामिल हैं। और कैंडिडेट्स को हम लोग रिसीव भी करवाते हैं और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो यही हैं कि चाहे वो व्हीकल्स का यूज हो या चाहे वो किसी भी अन्य चीज का यूज हो, कोई भी व्यक्ति मसल पावर यानी गुंडागर्दी, मनी पावर यानी पैसे को लेकर प्रलोभन का इस्तेमाल ना करे और कोई भी किसी व्यक्ति को फ्री में किसी प्रकार की कोई चीजें ना बांटे और कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जिससे कि वोटर्स को निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर वोट डालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो ये सारी चीजें हम लोग इस गाइडलाइंस के अंतर्गत पालन करवाते हैं और करवाएंगे। हमारी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, कैसे होगी, वो जिस दिन हमारा नामांकन के लिए अधिसूचना हम लोग जारी करेंगे उसको हम पृथक रूप से अलग से यहाँ पर नोटिस भी चस्पा करेंगे और पार्टी डिस्पैचिंग और ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ से होंगी इसकी डिटेल हम लोग सूचनाएं समय समय पर देते रहेंगे। और मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से एक बार बस यही अपील होगा कि हर व्यक्ति को ये अवगत करवाएं कि निर्वाचन आयोग के और हमारे जिला प्रशासन के 2 मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला ये कि हर व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति वोट डालें और दूसरा ये कि हर व्यक्ति निष्पक्षता से वोट डाले और किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन किसी भी द्वारा ना किया जाए। आईटी एप्लीकेशंस के बारे में एक मैं जरूर आपको दोबारा बताना चाहूंगा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है सी विजिल। तो
तो ये जो सी विजिल ऐप है ये चालू हो चुकी है, इसको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करके अगर कहीं पर भी उसको किसी प्रकार का कोई आचार संहिता का उल्लंघन नजर आता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पॉलिटिकल पार्टी कोई समय से अधिक कैंपेनिंग कर रही है, समय के बाद कैंपेनिंग कर रही है, या किसी प्रकार का कोई पैसे का या कोई भी ऐसी प्रतिबंधित आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो उसी स्थल पर खड़े होकर उसकी फोटो खींचेगा, तो वो फोटो और उसका जो भी उसकी शिकायत होगी उसका विवरण हमारे पास आ जाएगा और उसके जियो टैग फोटो से हम लोग उसके स्थल पर पहुंचकर 100 मिनट के अंतर्गत कार्रवाई इस प्रक्रिया में करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्शन कमीशन का एक हेल्पलाइन नंबर है 1950, ये टोल फ्री नंबर है, ये भी चालू हो गया है और अगर कोई जनपद में इस पे कॉल करता है तो हम लोगों के माध्यम से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। 5 और नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। ये 5 नंबर हमारे कंट्रोल रूम यहीं बैजोई में कलेक्ट्रेट में स्थापित कर दिए गए हैं और इन पर भी अगर कोई कॉल करके कोई इलेक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वो करा सकता है। हमारा जो बैजोई का एसटीडी कोड है 05921, संबल का ये एसटीडी कोड है 05921, ये हर नंबर के सामने लगेगा। उसके बाद जो नंबर है वो है 297201-297-201 और बाकी के नंबर भी इसी प्रकार से है 203456, 201, 203, 204, 205, 206, ये 5 नंबर हैं, ये स्थापित हो गए हैं और ये भी चलेंगे। हमारी नजर जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भी रहेगी। आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर निर्वाचन से संबंधित अब एडवर्टीजमेंट है वो बिना परमिशन के नहीं जारी किया जा सकता। उसका जो कंटेंट है वो एमसी कमेटी है, स्टेट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, उनके द्वारा उसको अप्रूव करने के बाद ही उसको जारी किया जा सकता है। तो अगर उसके बिना अगर कोई जारी करता है तो वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ कंसर्न पार्टी या कैंडिडेट दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद में और जनपद के बाहर के भी जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनको भी ये एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि जा सकता है, तो अगर उसके बिना अगर कोई जारी करता है तो वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ कंसर्न पार्टी या कैंडिडेट दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद में और जनपद के बाहर के भी जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनको भी ये एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार सामग्री है, चाहे वो पोस्टर, बैनर या फ्लायर हैं या झंडियां हैं, अगर कोई प्रिंट करता है तो उस पे प्रिंटर का नाम और पता और मोबाइल नंबर, कितनी संख्या में उसने वो सामग्री प्रिंट की है, उस पर्टिकुलर लॉट में वो संख्या, और जिसके लिए प्रिंट की है उसकी संख्या, उसका नाम और नंबर, ये उस सामग्री के ही नीचे हर पेज पे, अगर ऐसे पेज पे किया तो हर पेज के नीचे उसको छोटे अक्षरों में लिख सकता है और लिखना है। और साथ ही साथ उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए इस तरह की कोई भी सामग्री प्रिंट करने का। अगर बिना ऑथराइजेशन के कोई भी ऐसी कोई सामग्री प्रिंट करता है तो वो भी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और उचित धाराएं आईपीसी और आरपी एक्ट की उसमें वो दोषी होगा। हमारी जो पोलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए पोलिंग मतदाता, जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी चाहे तैयारी हो, चाहे वो सामग्री की तैयारी, पोलिंग मतदाता जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी चाहे तैयारी हो, चाहे वो सामग्री की तैयारी हो, ट्रेनिंग की तैयारी हो, वो सारी उसका शेड्यूल हमारा बन गया है और एज पर शेड्यूल चल रहा है। और हम पूरी आशा करते हैं कि समय समय पर विभिन्न जो कार्य होंगे वो हम लोग करते रहेंगे। जो पुलिस व्यवस्था है, मैं अब चाहूंगा कि एसपी साहब उसके बारे में एक बार डिटेल में ब्रीफ कर दें। लागू कर दी गई है और उसी के साथ चुनावी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। उस संबंध में जो यहाँ पे टोटल 1648 कुल मतदेय स्थल हैं और उन मतदेय स्थलों पर जब चुनाव होगा उसके समय पर पुलिस विस्थापन किया जाता है।
जो यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना होती है ईवीएम लेके, उसके साथ एक पुलिस बल रवाना किया जाता है जो चुनाव कराने में और चुनाव के मटेरियल की रक्षा करता है। उसका जो व्यवस्थापन होता है ये उसमें अधिकतर जो फोर्स हमको मिलती है वो सीएपीएफ बाहर से दी जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी फोर्स प्राप्त होती है। जनपद संबल में तीसरे चरण में मतदान होगा, तो उसके संबंध में जो फोर्स की जो दी जाएगी वो पहले 2 चरण के मतदान होंगे उसके बाद उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पूर्व के जो चरण होंगे, जो पहला चरण होगा उसमें हमारे यहाँ से जो फोर्स होगी उसको वो भी यहाँ से जो संबंधित जहाँ पे मतदान किया जाएगा वहाँ पे रवानगी फोर्स की होगी। इसमें जो विशेष बात है कि जो क्रिटिकल मतदान स्थल होते हैं उसमें फोर्स का व्यवस्थापन किया जाता है। जो नॉर्मल मतदान स्थल होते हैं उसके सापेक्ष में अधिक व्यवस्थापन होता है और इस प्रकार से टोटल हमारे यहाँ पे 556 क्रिटिकल मतदेय स्थल है, बूथ हैं जो कि 230 मतदान केंद्र पे मौजूद हैं। इन सभी क्रिटिकल मतदान जो केंद्र हैं उन पे अतिरिक्त फोर्स मल्टीप्लायर लगाया जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता लागू होने के बाद कई चीज़ों पे प्रतिबंध होता है, धारा 144 लागू की जाती है, उसके अंतर्गत सभी का आचरण होना चाहिए। उसके अगर वायलेशन होता है उसके संबंध में विभिन्न आईपीसी और आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अंतर्गत कार्रवाई होती है। तो उसके विभिन्न प्रावधान हैं जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय पर जो है वो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग या भ्रामक सूचनाएं फैलाना। उसके संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा भी दी गई है कि अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाता है, सांप्रदायिक सूचना फैलाता है या ऐसी सूचनाएं फैलाता है जिसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए जो डिटेल्ड एसओपी और गाइडलाइन चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। इसके अलावा विभिन्न